नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। इस वक्त की बड़ी अहम खबर आ रही है बदायूं से। आपको बता दें कि बदायूं से खबर आ रही है, कार और टेम्पो की जबरदस्त टक्कर हुई है। बदायूं से खबर है जहां पर कार और टेम्पो में टक्कर हुई, 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, कई लोग जख्मी हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर बदायूं से, जहां पर कार और टेम्पो में टक्कर हुई। टेम्पो में सवार थी आधा दर्जन से ज्यादा सवारियां। फिलहाल 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। कादर चौक थाना क्षेत्र के रमजानपुर की यह घटना है, जहां पर कार और टेम्पो में जबरदस्त टक्कर हुई है। एक बार आपको फिर से बता दें, खबर बदायूं से है, जहां पर 4 लोगों की मौत हो गई है सड़क हादसे में। कई लोग जख्मी हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। तो इस वक्त की अहम खबर, टेम्पो में सवार थी आधा दर्जन से ज्यादा सवारियां। उसी वक्त अचानक से टक्कर हुई है और टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई है। कादर चौक थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां पर कार और टेम्पो में टक्कर हुई, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और कई लोग जख्मी हैं। घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां कहा यह जा रहा है कि कईयों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। तो टेम्पो में सवार लगभग आधा दर्जन से ज्यादा लोग, जिन्हें काफी चोटें आई है, लेकिन सबसे अहम बात यह कि मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई है। टक्कर कितनी जबरदस्त थी, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। कार और टेम्पो में टक्कर हुई है, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, कई लोग जख्मी हो गए हैं। इस वक्त की बहुत ही अहम खबर बदायूं से आ रही है, जहां पर सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस को जब इस बात की सूचना मिली, मौके पर पुलिस पहुंची है और मामले की छानबीन में जुट गई है और सभी घायलों को तुरंत ही अस्पताल पहुंचा दिया गया है। खबर बदायूं से, जहां पर 4 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल कार और टेम्पो में टक्कर हुई और टक्कर में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, कई लोग जख्मी हो गए हैं। फिलहाल पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और सभी का इलाज किया जा रहा है, लेकिन कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। कादर चौक थाना क्षेत्र के रमजानपुर की यह घटना है। तो बदायूं से खबर है, कार और टेम्पो में टक्कर हुई है, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, कई लोग जख्मी हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और इस बीच एक और अहम खबर, पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को सीएम योगी ने आज बड़ी सौगात दी है। सभी लाभार्थियों को आज चाबी सौंपी गई है। और उसके बाद मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, सुनिए। बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं के साथ जोड़ा और आज प्रधानमंत्री आवास योजना में 27 लाख से अधिक लोगों को जो आवास योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी विकास के एजेंडे का हिस्सा है। जो विकास पहले जातिवाद खा जाता था, क्षेत्रवाद खा जाता था, भाई भतीजावाद खा जाता था, आज वह विकास हर गरीब को प्राप्त हो रहा है। क्योंकि अच्छी सरकार चुनी जाएगी तो शासन की योजनाओं का लाभ हर गरीब को, हर गांव को बिना भेदभाव के प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। आज 5,51,000 लाभार्थियों को इस आवास योजना का लाभ उपलब्ध होना इसी का एक हिस्सा है। मैं सबसे पहले आप सभी लाभार्थी भाइयों बहनों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के 70% लाभार्थी महिलाएं हैं और उनको इस योजना के माध्यम से अपने परिवार को और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के साथ जुड़ने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। मैंने लाभार्थियों से मैं इसी बात की जानकारी ले रहा था। मैंने अभी परसों प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों से मैं मिला था और तब भी मैंने उनके साथ संवाद बनाते समय एक बात पूछी थी कि आखिर प्रधानमंत्री आवास योजना के अलावा और क्या क्या योजनाओं का लाभ आपको प्राप्त हुआ है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ज़्यादातर लाभार्थियों को आवास योजना के साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय का निर्माण की योजना के साथ वे लोग जुड़े हैं।
उन्हें राशन कार्ड में फ्री में राशन उपलब्ध हो रहा है, आयुष्मान भारत का कार्ड उन्हें प्राप्त हुआ है, उन्हें उज्ज्वला योजना में निःशुल्क रसोई गैस का कनेक्शन मिला है, उन्हें सौभाग्य योजना के अंतर्गत निःशुल्क विद्युत का कनेक्शन प्राप्त हुआ है, निराश्रित महिलाओं को विधवा पेंशन की योजना का लाभ, वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ प्राप्त हुआ है और भी तमाम योजनाओं से सभी परिवार आच्छादित हो रहे हैं। और लखीमपुर खीरी में तो ये बहुत अच्छा कार्य हुआ है कि क्लस्टर के आधार पर एक जगह ही उन सभी आवास विहीन लोगों के लिए कॉलोनी बना करके एक जगह उन्हें टाउनशिप बना करके उन्हें इस योजना का लाभ दिया गया है, जिसमें आवास के साथ साथ गो संरक्षण केंद्र, उनके लिए शौचालय की व्यवस्था, उनके लिए सड़क की व्यवस्था, उनके लिए पार्क की व्यवस्था और उनके लिए उन सभी प्रकार की योजनाओं से उन्हें जोड़ने का कार्य हुआ जो वास्तव में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो, स्ट्रीट लाइट, यानी एक आदर्श गांव की स्मार्ट विलेज की जो परिकल्पना प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है, उस स्मार्ट विलेज की परिकल्पना को यह साकार करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो लखीमपुर खीरी के लंदनपुर में यह कार्य योजना लागू करने का प्रयास हुआ है। मैं इसके लिए लखीमपुर खीरी के अपने सभी अधिकारियों को, सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और जितने भी लाभार्थी इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं उन सबको मैं हृदय से बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। जिला प्रशासन से मैं कहूंगा कि वहां पर अच्छा होगा कि पार्क में एक कोने में ओपन जिम का भी निर्माण करें। ये ओपन जिम, जो बच्चे वहां पर खेल कूद में भाग लेना चाहेंगे उनको वहां पर खेल का एक मंच भी मिलेगा। और अभी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से भारत के खिलाड़ियों को खेलने के लिए एक मंच दिया। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया और अभी आपने देखा होगा पैरा ओलंपिक में भी भारत के खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी दिव्यांगता को अपने परफॉर्मेंस के सामने आड़े नहीं आने दिया, बेहतरीन प्रदर्शन करने का कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है हर गांव को इसके लिए तैयार होना होगा, हर एक मोहल्ले को इसके साथ जुड़ना होगा, हर एक खिलाड़ी को इसके साथ जुड़ना होगा और हर एक नागरिक को इसके साथ जुड़ना होगा। दूसरा, एक नई परिकल्पना, क्या हम अपने गांव में इस प्रकार को लागू कर सकते हैं कि हमें सामुदायिक केंद्र बनाना है, उस गांव से जुड़े हुए कोई संभ्रांत नागरिक अच्छी स्थिति में है तो वह अगर कंट्रीब्यूशन करना चाहता है, आधा पैसा वो दे, आधा पैसा राज्य सरकार उन्हें दे और मिलकर के फिर इस कार्य योजना को आगे बढ़ा दें। देखिए, आजादी के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इन 75 वर्षों में हमारी परिकल्पना विकास की क्या होनी चाहिए? केवल सरकार पर आश्रित रह करके नहीं, बल्कि समाज की चेतना को जागरूक करके समाज को भी विकास की इस मुख्य धारा के साथ जोड़ने का कार्य अगर हम कर सकेंगे तो सरकार और समाज जब मिलेगा तो विकास कई गुना आगे बढ़ सकता है। और मुझे लगता है कि अब यह समय आ गया है कि जब हम ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में विकास के इस नए मॉडल को भी अक्षरशः लागू करने का प्रयास कर सकेंगे। उसका एक लघु रूप आपके यहां कन्वर्जेंस के माध्यम से लखीमपुर खीरी के लंदनपुर में चीज देखने को मिली। आपने नाम के अनुरूप उसको साकार भी कर दिया है कि वहां पर अब तक लंदनपुर नाम आप लिखते थे लेकिन झोपड़ियां रहती थी, लोग बड़ी दयनीय स्थिति में रहते थे। लेकिन आज लंदनपुर नाम सार्थक होता है जब वहां की सड़कों को इंटरलॉकिंग लगी हुई देखते हैं लोग, वहां पार्क को देखते हैं, कॉलोनी को देखते हैं, रात्रि में स्ट्रीट लाइट को देखते हैं। वहां पे पाइप पेयजल की स्कीम लागू हो चुकी है, पेयजल का शुद्ध पेयजल लोगों को उपलब्ध हो रहा है। तराई बेल्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं इसके लिए वहां के मुख्य विकास अधिकारी, जो वहां पर उस समय तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी और इस समय उपाध्यक्ष हैं कानपुर विकास प्राधिकरण के श्री अरविंद सिंह,
तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्चुअली संबोधित कर रहे थे लाभार्थियों को। और इस बीच एक बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रही है, जहां पर करंट से 5 लोगों की मौत का मामला डीएम ने जांच के लिए गठित की है कमेटी। आपको बता दें कि एडीएम सिटी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। अधीक्षण अभियंता पावर कॉर्पोरेशन कमेटी के सदस्य, उप निदेशक विद्युत सुरक्षा भी कमेटी में शामिल। तो एडीएम सिटी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। दरअसल करंट से 5 लोगों की मौत हो गई थी, जिस मामले में डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं और जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। डीएम ने जांच के लिए कमेटी गठित की है। तो गाजियाबाद से खबर है, जहां एडीएम सिटी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। दरअसल करंट से 5 लोगों की मौत हो गई थी और इस मौत को लेकर डीएम ने जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की है। उप निदेशक विद्युत सुरक्षा भी कमेटी में शामिल किए गए हैं। करंट से 5 लोगों की मौत का यह मामला है। खबर गाजियाबाद से है। डीएम ने जांच के लिए कमेटी गठित की है, क्योंकि लोग लगातार नाराजगी जता रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। एडीएम सिटी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। अधीक्षण अभियंता पावर कॉर्पोरेशन कमेटी के सदस्य होंगे। उप निदेशक विद्युत सुरक्षा भी कमेटी में शामिल किए गए हैं। हरदोई में विधान परिषद सदस्य यशपाल कश्यप के पिता के 13वीं कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है। कल्याण सिंह के 13वीं कार्यक्रम में शामिल होने के सवाल पर जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि आज तो मैं यहां कार्यक्रम में शामिल हुआ हूं और हमारे साथ काम करने वाले जितने भी नेता हैं, उनके यहाँ किसी भी तरह के कोई कार्यक्रम में हम लोग हमेशा शामिल होते हैं। समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। में धर्मों में झगड़ा कर सकते हैं, इसलिए हम सावधान करना चाहते हैं किसानों को, नौजवानों को, व्यापारियों को कि इस सरकार को हटाइए। और जनता ने मन बनाए हुए इस बार हटाएंगे। और मैं जानता हूं आप पत्रकार साथी बहुत सारे लोगों जो सरकार को हटाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी में जो आना चाहेंगे, समाजवादी पार्टी में लेना शुरू कर दिया जाएगा। और सम्मान देने का काम आपके जिले से अच्छा कौन जानता है कि समाजवादी लोगों ने कभी भेदभाव नहीं किया है। और हमारी पार्टी के लिए नेता उनकी अंत्येष्टि में भी गए थे और उनके दुख में भी हमारी पार्टी के कई नेता शामिल रहे हैं। और अब खबर पीलीभीत से है, जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज पूरनपुर में जनादेश रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। पीलीभीत इंद्रजीत सरोज का जोरदार स्वागत किया गया है। जनादेश रैली में पहुंचे थे इंद्रजीत सरोज। एक बार आपको फिर से बता दें, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जनादेश रैली में पहुंचे इंद्रजीत सरोज और उस दौरान उनका जोरदार स्वागत किया गया है। वह महोबा के करबई कस्बे के प्रेम मेडिकल स्टोर में ड्रग्स इंस्पेक्टर ने छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में एक्सपायरी दवाइयां मिली हैं। छापेमारी से मेडिकल स्टोर संचालक में हड़कंप मच गया है। वहीं ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि काफी समय से प्रेम मेडिकल में एक्सपायरी दवाइयां भंडारित होने की सूचना मिली थी। इसके साथ ही जानकारी मिली थी कि इनके पास होलसेल दवाइयों का लाइसेंस है, लेकिन इनके पास किसी प्रकार का होलसेल का विक्रय लाइसेंस नहीं मिला है, जिसके लिए इनको समय दिया गया है। इंस्पेक्शन था और जानकारी ये मिली थी कि इनके यहाँ एक्सपायरी वगैरह की जो है औषधियाँ भंडारित है और इनके पास होलसेल का लाइसेंस है। उसमें मौके पे इनके पास होलसेल के विक्रय रिकॉर्ड नहीं थे, जिसके लिए उनको समय दिया गया है। और विगत वर्ष में इन्होंने अपने रिटेंशन के लिए अप्लाई किया था, तो जिसके अभिलेख ये मौके पे भी नहीं दिखा पाए हैं, उसके लिए भी इनको भी समय दिया गया है। अभी एक सैंपलिंग करी है और दूसरे का जो है क्रय बीजक प्रस्तुत करने को कहा है। दोनों के विक्रय बीजक प्रस्तुत करने को कहे हैं और दुकान में जो व्यवस्थाएं हैं वो अपडेट करने को कहा है। सिद्धार्थनगर में पीएम आवास योजना के तहत करीब 12,000 लाभार्थियों को सांकेतिक चाबियां सौंपी गई है। इस दौरान सदर ब्लॉक में आयोजित कार्यक्रम के दौरान स्थानीय सांसद जगदंबिका पाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार गरीबों के लिए समर्पित है और इसी के तहत गरीबों को पीएम आवास सुविधा दी जा रही है। वहीं सदर विधायक श्याम धनी राही ने नौगढ़ ब्लॉक पर आयोजित कार्यक्रम में लाभार्थियों को चाबियां सौंपी। आपको बता दें कि अब तक सिद्धार्थनगर में 24,000 से अधिक लाभार्थियों को पीएम आवास योजना के तहत घर सौंपे जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण
जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने एक लाल किले से घोषणा किया था कि 2022 तक हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक देश का ऐसा कोई भी व्यक्ति किसी जात बिरादरी का होगा, अगर उसके सर पे पक्का छत नहीं है, उसके पास पक्का आवास नहीं है, तो हम 2022 तक देश के ऐसे जो गृहविहीन हैं उनको हम प्रधानमंत्री आवास देने का काम करेंगे। इस दिशा में उत्तर प्रदेश में 41,50,000 आवास प्रधानमंत्री आज योगी आदित्यनाथ जी ने दिए हैं और उसी दिशा में सिद्धार्थनगर में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद 24,000 प्रधानमंत्री आवास अभी तक सिद्धार्थनगर में ऐसे लोग जिनके पास आवास नहीं था, पक्की छत नहीं था, उन्हें दिया जाता। इस बीच खबर लखनऊ से, जहां पर डग्गामार बसों के खिलाफ न्यूज वन इंडिया लगातार अभियान चला रहा है। बता दें कि टूरिस्ट बसों का परमिट लेकर डग्गामार बसें हर दिन परिवहन विभाग को लाखों रुपये का चूना लगा रहा है। डग्गामार बसों की वजह से सरकार की महत्वाकांक्षी स्कैनिया बस घाटे में चल रही है। ये सारी बसें आलमबाग बस अड्डे से महज 500 मीटर दूरी से अवैध बस स्टैंड चल रहा है। यहां उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के टिकट रेट से कम का प्रलोभन देकर बसें भरी जाती है। यही नहीं, बाकायदा ट्रैवल एजेंसी खोलकर ये सिंडिकेट चलाया जा रहा है। तब जब न्यूज वन इंडिया ने इसकी जमीनी हकीकत जानी तो बस परिचालक का कहना है कि 300 से 500 रुपये वसूली की जाती है और इसी वसूली के दम पर ये बसें चलाई जाती हैं। न्यूज वन इंडिया लगातार अवैध डग्गामार बसों के खिलाफ अभियान चला रहा है। यह नहरिया चौराहा आप देख सकते हैं कि जयपुर, रुपेडिया, जयपुर तमाम जगहों पर से सवारियों को अवैध रूप से दूसरे प्रदेशों में भेजने का काम किया जा रहा है। हालांकि न्यूज वन इंडिया ने जब खबर चलाई थी तो इसका संज्ञान परिवहन एमडी ने लिया था और आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से ये अवैध डग्गामार बसें यहाँ से चलने लगी हैं, जिसका सीधा नुकसान परिवहन विभाग के राजस्व पर पड़ रहा है। यहाँ से अगर हम 500 मीटर दूरी की बात करें तो परिवहन विभाग का रजिस्टर्ड बस अड्डा आलमबाग है, लेकिन स्कैनिया बसें इन्हीं डग्गामार बसों की वजह से चलना बंद हो गई हैं। ऑनलाइन गाड़ी वैसे बस अड्डे समय मतलब नहीं, ऑनलाइन सवारी बिठाता हूँ। वैसा भी गाड़ी पार्किंग है, रुकी यहाँ पे। आपकी नजरों में स्टैंड है ये? जी सर। आपको पता है कि सरकार ने इसको अवैध बस अड्डा घोषित किया था? सर किया है, लेकिन हम यहाँ टोकन देते हैं पार्किंग का। किसको देते हैं टोकन? सर है। कौन सर? सर वसूली करते हैं, तभी रोकते गाड़ी यहाँ पे। पुलिस करती है? सर मैं आम आदमी है। परिवहन विभाग का कोई करता है? आम आदमी। क्या नाम है उनका? नाम नहीं बता सकते सर, प्लीज। वसूली देते हैं रोज? सर 300 रुपये पर गाड़ी। पर गाड़ी? जी। आप यहाँ से लगातार अवैध गाड़ियाँ चला रहे हैं? सर ये अवैध है, हमारा परमिट है, हर चीज़ है, अभी तो गाड़ी लगा रहे हैं। बस अड्डा ही अवैध है ना? आपका परमिट है वो ठीक है। तो सर बस अड्डा अवैध है, उसके लिए जाँच करें आप। ये है जिनका कहना है कि 300 रुपये पर बस के हिसाब से वसूली दी जाती है। वसूली नहीं, गुंडा टैक्स है जो यहाँ से वसूला जा रहा है, जो लगातार इस तरीके की जो डग्गामार बसें हैं। हालांकि ARTO परिवहन भी आगे खड़े हैं, आगे इस बस की जांच होगी किस तरीके से ये यहाँ से बस चला रहे हैं। तो फिलहाल राजधानी के नहरिया चौराहे से मौत के मुंह में सवारियों का भेजने का काम यहाँ से किया जा रहा है। हालांकि सवारियों को ये सोचना चाहिए, यात्रियों को ये सोचना चाहिए कि जो ये राजस्थान नंबर की रजिस्टर्ड बस है जो लखनऊ की राजधानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से चलाई जा रही है, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि राजस्थान की बस है और लखनऊ से चलाई जा रही है, जिसका कोई टैक्स उत्तर प्रदेश सरकार में नहीं जाता है। अब फिलहाल देखने वाली बात होगी कि MD परिवहन या परिवहन मंत्री इन अवैध डग्गामार बसों पर या अवैध जो चौराहे बनाए गए हैं, बस स्टैंड बनाए गए हैं, उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट समीर कनकी के साथ नीलेश चौहान, न्यूज वन इंडिया, लखनऊ। वहीं संभल में प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने चुनाव को लेकर आगे की रणनीति बताई। उन्होंने कहा कि बीजेपी का पत्ता साफ करने के लिए एक साथ आगे आएंगे। उन्होंने कहा कि समान विचारधारा को एक साथ लेकर चलेंगे और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आपका सुना चुनाव लड़ेंगे यहाँ से, क्या किन्नौर से सर? देखिए, मैंने पूरे उत्तर प्रदेश में दौरा शुरू कर दिया है, 75 जिलों में दौरा शुरू कर दिया है। 2022 की तैयारी है और ये तो देखिए संभल और गुन्नौर, बदायूं, हमारा परिवार पहले से लड़ा, नेताजी लड़े, धर्मेंद्र लड़े। सर लगातार वायरल भी हो रहा है कि शिवपाल जी यहाँ किन्नौर से लड़ेंगे, इधर जहाँ पर मुलायम सिंह का पूरा गढ़ माना है, आपकी पूरी परिवारिक का है, तो इस बीच में क्या सर क्या रहेगा? देखिए हम सबको इकट्ठा कर रहे हैं, हम अपने परिवार को भी इकट्ठा कर रहे हैं, सबको इकट्ठा कर रहे हैं, समान विचारधारा की पार्टियों को भी इकट्ठा कर रहे हैं, सेकुलर पार्टियों को भी इकट्ठा कर रहे हैं। हमारा सबको इकट्ठा करके
भारतीय जनता पार्टी को हटाएं और हम लोग पार्टी। सर जिस तरह भाजपा आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, आप भी एक यात्रा पर आए हैं। देखिए हमारा सामाजिक परिवर्तन के लिए, ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र की बात जिस तरह से कही है और उन्होंने कहा कि जिस तरह से यहाँ पर हमारा गढ़ रहा है, लेकिन हम सारी राजनीतिक पार्टियों को इकट्ठा करने के लिए बात करेंगे। फिलहाल न्यूज़ इंडिया से एक्सक्लूसिव बात करते हुए उन्होंने बताया कि पूर्व उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हम लोग कोशिश करेंगे कि राजनीतिक पार्टियाँ यहाँ आएँ और चुनाव लड़ें। सिद्धार्थनगर जिला कारागार में कृष्ण जन्माष्टमी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। महिला और पुरुष कैदियों ने जेल में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई। इस मौके पर जिला कारागार को दुल्हन की तरह सजाया भी गया था। लाइटिंग के साथ साथ रंगोली भी जिला कारागार के अंदर बनाई गई थी। तो सिद्धार्थनगर जिला कारागार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर खूबसूरत तरीके से कारागार को सजाया गया और धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई गई। भव्य लाइटिंग के साथ साथ रंगोली भी बनाई गई, जो तस्वीरों में लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सिद्धार्थनगर की तस्वीर है, सभी कैदियों ने मिलकर जन्माष्टमी मनाई। वह बुलंदशहर जिला कारागार में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई है। संपूर्ण कारागार को लाइटिंग से विशेष रूप से सजाया गया, जिसमें बंदियों की ओर से पूरे भरपूर मेहनत की गई। कारागार में सभी 11 परिसरों को बंदियों की ओर से दिन रात कड़ी मेहनत कर सजाया गया था। बंदियों की ओर से पिछले 1 महीने से तैयारी कर विभिन्न कार्यक्रम तैयार किए गए, जिनकी प्रस्तुति जन्माष्टमी के दिन रात को की गई है और कार्यक्रम को देखकर लोग मंत्रमुग्ध होते रहे। जन्माष्टमी के अवसर पर भंडारे का भी आयोजन जेल में किया गया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बुलंदशहर की तस्वीर है। जन्माष्टमी के मौके पर कैदियों ने भव्य तैयारी की और कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर संपूर्ण कारागार को बहुत बेहतरीन तरीके से लाइटिंग के साथ सजाया गया था। संपूर्ण कारागार की बृहद स्तर पर सफाई का कार्य कराया गया था। बंदियों द्वारा विगत 1 माह से विभिन्न तरह के कार्यक्रम तैयार किए जा रहे थे, जिनका गायन और मंचन प्रस्तुत किया गया, जो कि समस्त बंदी और स्टाफ के लिए मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। वहीं गाजियाबाद की अगर बात करें तो वहां भी जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। गाजियाबाद की रहने वाली इशिता जैन राधा बनी। राधा के रूप में इशिता बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। गाजियाबाद में इशिता जैन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि राधा बनी और यहां भी धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई गई। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।